नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शंस आती हैं सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 और डिटेल में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है दोस्तों कि मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरी जगह ऐसा कहीं लगातार 1 बाय 1 सेक्शंस नहीं पढ़ने को मिला होगा। अब हम शुरू करते हैं इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अभी पार्ट नंबर 2 में क्या देखा हमने? पार्ट नंबर 2 जिसमें चैप्टर नंबर 2 ही है अकेला, वहां पर बात हुई कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे, कौन से फैक्ट सुसंगत होंगे और कौन से फैक्ट रेलेवेंट नहीं होंगे। इट मींस रेलेवेंसी से रिलेटेड चैप्टर था। और जो पार्ट 1 था जिसमें केवल और केवल 2 ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 एंड 2, तो सेक्शन नंबर 2 में हमने पढ़ा एक फैक्ट इशू, विवादक तथ्य। तो ये हम पूरे तरीके से समझ गए हैं कि विवादक तथ्य क्या होगा और सुसंगत तथ्य क्या होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों ने ये क्यों पढ़े हैं? क्या पर्पज है ये जानने का कि कौन सा तथ्य सुसंगत है, रेलेवेंट है, कौन सा तथ्य विवादक तथ्य है, फैक्ट इशू है, क्या करना चाहते हो? तो इसके पीछे का एक ही जवाब है दोस्तों कि इसलिए पढ़ा है कि हम कुछ फैक्ट्स को प्रूव करना चाहते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको साबित करना है। तो पहले ये तो जान लें कि किन तथ्यों को साबित करना है। तो हमने चैप्टर 2 में क्या जाना? व्हाट टू बी प्रूव, क्या प्रूव करना है। आप बहुत ध्यान से देखना है आज की वीडियो दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो कि आपको सारे के सारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपका ट्रेवल करा देगी, जर्नी पूरी हो जाएगी। और आज आपको लगेगा कि हाँ, हमने तो सारा का सारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगभग पढ़ लिया है और कुछ ही दिनों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 2 में इन सेक्शंस में हमने पढ़ा व्हाट टू बी प्रूव, क्या साबित करना है। अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमको ये साबित करना है तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रूव, कैसे साबित करना है। तो कैसे साबित करना है इस बात को जाने उससे पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। हाउ टू प्रूव से भी पहले क्या है दोस्तों कि आपको ये जान लेना जरूरी है कि 2 टाइप के फैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ फैक्ट के लिए लिखा गया नीड नॉट टू बी प्रूव, नीड नॉट टू बी प्रूव, जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ फैक्ट ऐसे हैं, अर्थात हमारा काम आसान हो गया। लॉ ने कह दिया कि आप ये कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा, इन्हें आपको आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट टू बी प्रूव, आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ फैक्ट लिखे हैं दोस्तों शैल नॉट बी प्रूव, कुछ फैक्ट को तो परमिशन ही नहीं दी जाएगी प्रूव करने की, शैल नॉट टू बी प्रूव्ड। तो थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे हैं दोनों बातों में। नीड नॉट टू बी प्रूव्ड तो यहां ऐसा लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है उनको प्रूव करने की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोने में ये भी छिपा दिखाई दे रहा होगा कि आवश्यकता पड़ भी सकती है। अर्थात ये ऐसे फैक्ट्स हैं जहां पर कोर्ट की मर्जी होगी कि वो इन फैक्ट्स के लिए फॉर्मल प्रूफ, एक औपचारिक साक्ष्य मांगे या ना मांगे। बट जनरली नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए कुछ फैक्ट ऐसे हैं शैल नॉट बी प्रूव्ड, जिनको प्रूव किया ही नहीं जाएगा, चाहे कोर्ट कहे प्रूव करने के लिए, चाहे प्लेंटिफ कहे, चाहे डिफेंडेंट कहे, चाहे प्रोसिक्यूशन कहे, चाहे एक्यूज कहे, बट शैल नॉट बी प्रूव। इट मींस लॉ ने ऐसे फैक्ट्स को परमिट करने की, ऐसे फैक्ट को प्रूव करने की परमिशन ही नहीं दी है। हमारा काम और आसान हो गया कि हाउ टू प्रूव में से ये 2 बातें तो निकाली दो कि यहां पर जो फैक्ट लिखे गए, इन फैक्ट्स को या तो नीड नॉट टू बी प्रूव, या तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर
परमिट ही नहीं किया गया कि ऐसे फैक्ट को आप साबित कर देना। साबित करने का मतलब है साक्ष्य दे देना, अर्थात इनके लिए भी साक्ष्य लाने की आवश्यकता नहीं है और इनको तो साक्ष्य दिया ही नहीं जा सकता ऐसे फैक्ट्स। जैसे कि नीड नॉट टू बी प्रूव्ड की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है और पार्ट 3 का चैप्टर 3 है। पार्ट 3 में 4 चैप्टर है, चैप्टर 3 से लेकर 6 तक जाते हैं। और पार्ट 3 का जो नाम है वो देख लें आप एक बारी। पार्ट 3 का नाम है दोस्तों ऑन प्रूफ। ऑन प्रूफ, साबित करना है। 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। और हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि किसी फैक्ट को कैसे प्रूव करना है, हाउ टू बी प्रूव। क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि व्हाट टू बी प्रूव्ड, अब हमें जानना है कि हाउ टू प्रूव। तो मैं वापस लौट के आता हूं, ये बताना चाह रहा था कि चैप्टर 3 केवल और केवल 3 ही सेक्शन हैं जहां पर बात करता है फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। क्योंकि लोग कहता है कि पहले हम उन सेक्शंस को, उन फैक्ट्स को निकाल देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। 3 सेक्शंस हैं, कौन कौन सी सेक्शन देखिए। 50 पे तो हमारा चैप्टर 2 एंड हुआ है, तो इससे नेक्स्ट 3 सेक्शंस 51, 52 एंड 53, ये 3 सेक्शंस हैं। यही सेक्शंस पहले 56, 57 एंड 58 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हो गई है। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर 2 बातें कही गई है। पहली 2 सेक्शंस एक टाइप की बात करती है और जो तीसरी सेक्शन है वो दूसरे टाइप की बात करती है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी और मैंने ये बताया था कि किसी फैक्ट को प्रूव करने के कितने तरीके हैं। 5 तरीके मैंने आप लोगों को बताए कि 5 तरीके से कोई फैक्ट प्रूव किया जा सकता है। आप डालो हाउ मेनी वेज टू प्रूव अ फैक्ट और साथ में लीगल नेम लिख दो, आपको वीडियो निकल कर आ जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। आज कुछ नई बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उससे थोड़ी एडवांस बातें होंगी। सेक्शन 51 में बताया कि उन फैक्ट्स को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है जिन फैक्ट्स का कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। जुडिशियल नोटिस को हिंदी में बोलते हैं न्यायिक अवीक्षा करेगी। ये बात कह दी सेक्शन 51 ने। तो अब ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि वो कौन से फैक्ट होंगे जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। तो इससे नेक्स्ट सेक्शन 52 में बता दिया कि कौन कौन से फैक्ट्स होंगे जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी ही लेगी। इट मींस एक लिस्ट है, वहां पर 12 पॉइंट लिखे हैं। इन 12 पॉइंट्स में बता दिया कि ये फैक्ट्स होंगे जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। शैल टेक जुडिशियल नोटिस, यानी कोर्ट को बाउंड कर दिया कि आपको जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा। अब ये जुडिशियल नोटिस होता क्या है इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले ब्रीफ बता देता हूं। अब एक तो तरीका हो गया किसी फैक्ट को प्रूव करने का कि जुडिशियल नोटिस लेकर किसी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है, किसी तथ्य को साबित किया जा सकता है। अर्थात जिस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है उसके लिए फॉर्मल एविडेंस लाने की, औपचारिक साक्ष्य लाने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरा तरीका यहां पर लिखा गया सेक्शन 53। सेक्शन 53 में लिखा कि अगर पार्टीज किसी फैक्ट को एडमिट कर लेती हैं तो ऐसे एडमिटेड फैक्ट को भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन लगा दी लास्ट में कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि कोर्ट अगर चाहे तो पार्टी के एडमिट करने के बावजूद भी फॉर्मल एविडेंस मांग सकती है पार्टी से, दूसरी पार्टी से। कह सकती है कि ठीक है प्लेंटिफ ने एडमिट कर लिया है या डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया है, तो प्लेंटिफ आप एविडेंस लेकर आइए, आप एविडेंस से प्रूव करिए, इस एडमिशन वाले पार्ट से प्रूव मैं नहीं मानता, ऐसा कोर्ट कह सकता है। और अगर कोर्ट ने ऐसा कहा तो फिर पार्टीज की ड्यूटी है कि फॉर्मल एविडेंस से ही उसको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात तो ये हो गई, हाँ पहली बात ये और दूसरी बात ये। तो 2 तरीके हो चुके हैं केवल और केवल चैप्टर 3 में, एक जुडिशियल नोटिस लेकर प्रूव करना और एक पार्टीज के एडमिशन के द्वारा, पार्टीज द्वारा
स्वीकृति कर ली गई किसी फैक्ट की तो भी माना जाता है कि अब वो फैक्ट प्रूव हो गया है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर साक्ष्य लाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहां पर ये तो हुआ चैप्टर 3 कंप्लीट। अब बात करते हैं चैप्टर 4 किसकी बात करता है। देखिए चैप्टर 4 में केवल और केवल 2 सेक्शन है। सेक्शन 3 आप लोगों ने पढ़ी होगी चैप्टर 2 की, वहां पर कहा गया था कि कौन कौन से फैक्ट प्रूव किए जा सकते हैं, व्हाट टू बी प्रूव। तो बता तो केवल और केवल सेक्शन 3 देती है, व्हाट टू बी प्रूव, रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू, दो ही बातों को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज रेलेवेंट फैक्ट, तो उनको बताने के लिए 47 सेक्शंस देनी पड़ी कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, ये फैक्ट रेलेवेंट नहीं है, अर्थात इनको प्रूव किया जा सकता है। तो अब देखिए रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना हो या फैक्ट इन इशू को प्रूव करना हो तो किस तरीके से प्रूव हो सकता है कि आप एक ओरल एविडेंस ले आइए। प्रूव करने के कितने तरीके, केवल और केवल एक तरीका है एविडेंस। अब वो एविडेंस कितने तरीके से आ सकती है या एविडेंस की जरूरत नहीं है या एविडेंस लाने नहीं दी जाएगी, ये सब बातों पर डिपेंड करेगा कि फर्दर कितने और तरीके हो सकते हैं किसी फैक्ट को प्रूव करने के। अदरवाइज बेसिकली फंडामेंटली एक ही तरीका है किसी फैक्ट को प्रूव करने का, वो है एविडेंस देकर प्रूव किया जाए। हालांकि मैंने वो जो 5 तरीके पिछली वीडियो में बताए उसमें मैंने दो मैटर्स मैंने और बताए हैं जो कहां छिपे हुए हैं, प्रूव्ड की डेफिनेशन में। आप प्रूव्ड की डेफिनेशन वाली वीडियो देख लेंगे तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ एविडेंस एक्ट तो ये है एक्चुअल। तो वहां पर मैंने कुछ 2 स्पेशल तरीके और बताए हैं, उन दोनों स्पेशल तरीकों को अभी आप छोड़ दीजिए, उनको केवल यही देख लेना। तो बात निकल कर आई कि एविडेंस से प्रूव होगा। पहली बात की एविडेंस नहीं देनी, वो जुडिशियल नोटिस वाला मैटर हो गया, और भाई एडमी आपको एविडेंस देने ही नहीं देंगे, वो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। आपने पढ़े होंगे हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज की सबसिस्टेंस के दौरान, मैरिज के चलते हुए अगर हस्बैंड ने वाइफ से, वाइफ ने हस्बैंड से कोई कम्युनिकेशन किया तो कोई पार्टी उसको कंपेल नहीं कर सकती कि वो आए। अब कंपेल से ऐसा लगता है कि वो शायद अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, तो वहां पर दूसरा वर्ड भी लिखा है कि परमिट भी नहीं किया जाएगा दोनों में से किसी को कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट आके कुछ बता दें। उन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। हाँ, इसी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि जब यही दोनों पार्टीज हैं किसी केस में तो एक को परमिट किया जा सकता है दूसरे के अगेंस्ट। तो इस तरीके कुछ एक्सेप्शन हैं, जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। बट हाँ, कुछ सेक्शंस हैं जो हम बात करें शैल नॉट बी प्रूव्ड, तो जिनको बोलते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। और ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की सेक्शंस आपको मिलेंगी सेक्शन 128 से लेकर 134 बीएसए। तो इनके बारे में जितने भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, वकील के और क्लाइंट के बीच में क्या बात हुई, प्रोफेशनल्स के बीच में क्या बात हुई, प्रोफेशनल के और क्लाइंट के बीच में, हस्बैंड वाइफ हो गया, और जो स्टेट्स अफेयर्स होते हैं उनके बारे में कोई एविडेंस देना चाहे तो शैल नॉट बी प्रूव्ड, उनको नहीं देने दिया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रिविलेज कम्युनिकेशन हैं, उनको प्रूव नहीं किया जाएगा। अब बात आती है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है, केवल और केवल 2 सेक्शंस हैं। तो पहले बोला गया कि आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर दीजिए। ओरल एविडेंस का मतलब कि आप गवाह ले आइए और उसकी गवाही करा दीजिए, मौखिक साक्ष्य देगा आकर और किसी फैक्ट को प्रूव कर दे। तो यहां पर केवल 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 54 एंड 55। और सेक्शन 55 में यह कहा गया कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस कैसी होनी चाहिए, मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट। इसका मतलब सिंपल सा है, जिस व्यक्ति ने किसी फैक्ट को अपनी इंद्रियों से महसूस किया है वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा, उसी की गवाही कोर्ट में होगी। हियर से एविडेंस कोर्ट में नहीं दी जा सकती एक्सेप्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन।
जहां ओपिनियन एविडेंस अलाउ कर दिया गया उनको छोड़ दें तो वहां पर हियर से प्रूव किया जा सकता है, अदरवाइज हियर से नहीं चलेगा, डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए। डायरेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो विटनेस बोल रहा है वो फैक्ट है कैसा। अगर ये फैक्ट ऐसा है कि इसको देखा जा सकता है तो क्या ये वो विटनेस है जिसने स्वयं देखा है? अगर ये फैक्ट ऐसा है कि इसको सुना जा सकता है तो क्या ये विटनेस वही विटनेस है जिसने स्वयं सुना है? अगर ये फैक्ट ऐसा है जिसे टेस्ट किया जा सकता है जीभ से तो क्या ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी जीभ से टेस्ट किया है? ये कहलाता है डायरेक्ट एविडेंस। तो तीसरा तरीका क्या हुआ कि आप ओरल एविडेंस दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हम ये दोनों सेक्शंस पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम कितना पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि जी काफी स्लो चल रहे हैं। मैंने भैया स्लो नहीं चल रहे हैं, हम डिटेल में चल रहे हैं, और डिटेल का मतलब होता है कि कनेक्टेड सेक्शंस को भी साथ के साथ पढ़ रहे हैं। हमने बेशक नंबर हमारा 50 पर पहुंचा है, बट आपने देखा कि हमने तो इनके बारे में अभी कभी कहा ही नहीं कि हमने पढ़ लिया, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इन पर वीडियो अवेलेबल है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5। अगर मान लो हमारे पास ओरल एविडेंस नहीं है तो अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है? वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दस्तावेजी साक्ष्य से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो दस्तावेजी साक्ष्य के लिए अगर आप जब जाएंगे इस चैप्टर में, चैप्टर 5 में सबसे ज्यादा सेक्शंस हैं। तो चैप्टर 5 में अगर देखें तो सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 93 तक टोटल सेक्शंस हैं, जिनके जहां पर केवल और केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात कही गई है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को केवल और केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, फिर प्राइमरी एविडेंस होगा क्या, फिर सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा। इस तरीके से डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ इस चैप्टर में हुई है। और दोस्तों इनमें से हम सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 63 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 50 तक नहीं पढ़ा, हम यहां तक ऑलरेडी आ चुके हैं 63 तक। कुछ सेक्शंस बची हैं, इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 51, 52 एंड 53। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। एक ही वीडियो में सब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे तरीके प्रूव करने के हैं। एविडेंस एक्ट को इसी तरीके से आप बांट कर पढ़ोगे तभी एविडेंस एक्ट आपको इजी लगेगा, अदरवाइज एविडेंस एक्ट आपको बुरा लगेगा, भारतीय साक्ष्य नियम बुरा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। देखिए तरीके चैप्टर नंबर पार्ट 3 में, ये हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 3। यहाँ पर कितने चैप्टर थे? चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। इनमें से ये तो हो गया वो चैप्टर जो नीड नॉट टू बी प्रूव्ड के बारे में बात करता है। ये हो गया वो जो ओरल एविडेंस से प्रूव करेंगे। ये हो गया जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करेंगे। तो भाई छठा चैप्टर क्या बताता है? इसमें कौन सा तरीका बताया गया है कि किस तरीके से प्रूव करेंगे? डॉक्यूमेंट्री हो गया, दो ही तरीके की तो एविडेंस होती हैं, ओरल या डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल चैप्टर नंबर 4 में हो गया, डॉक्यूमेंट्री चैप्टर नंबर 5 में हो गया। तो अब चैप्टर 6 में ऐसी क्या बात है? देखिए इससे जो ऊपर वाले दो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड 5, तो यहां कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि किसी फैक्ट को हम डायरेक्ट एविडेंस से, ओरल एविडेंस से प्रूव करें या फिर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करें। जब ऐसा डिस्प्यूट आ जाए तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 ये कहता है कि कब ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अवेलेबल होने पर। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो लॉ के आधार पर बनना उसका जरूरी था और अगर वो डॉक्यूमेंट बन गया है तो फिर उस डॉक्यूमेंट से ही प्रूव किया जाए, फिर ओरल एविडेंस उसके लिए नहीं आएगी। तो इस चैप्टर 6 में सेक्शंस आती हैं 94 से लेकर 103। यहां पर आकर पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है जो ऑन प्रूफ की बात करता है।
अर्थात प्रूव करने के बहुत सारे तरीके यहां तक एंड होते हैं। दो तरीके तो केवल और केवल मैंने प्रूव्ड की डेफिनेशन में बताए। अब काउंट कर लो दोस्तों कितने तरीके से प्रूव हो सकता है। दो तरीके तो यहां बता दिए। तीसरा तरीका यहां आ गया कि जुडिशियल नोटिस लेकर प्रूव किया जा सकता है। चौथा तरीका यहां आ गया ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। पांचवा तरीका यहां आ गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूं पार्ट नंबर 4 और टोटल मिलाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल पार्ट कितनी है अगर ये क्वेश्चन आए तो पार्ट केवल और केवल 4 ही हैं। और चैप्टर कितने हैं तो टोटल मिलाकर चैप्टर हैं 12। देखिए इजीली आपको याद हो जाएगा। चैप्टर कितने हैं 12 चैप्टर में केवल और केवल एक सेक्शन है। और आप ध्यान देना कि लास्ट सेक्शन कौन सी होती है। अगर आज जो लॉ हमारा एग्जिस्ट करता है इससे पहले कोई रिटन लॉ रहा है तो आप नोट कर लेना मोस्ट ऑफ द लॉज में लास्ट सेक्शन रिपील्स एंड सेविंग्स की होगी। क्या हमने रिपील कर दिया पुराने लॉ का, क्या हमने बचा लिया है, ये बात लास्ट सेक्शन बताती है। तो टोटल सेक्शन 170 है, टोटल चैप्टर 12 है। 12वें चैप्टर में केवल एक सेक्शन है 170 और वो बताती है रिपील एंड सेविंग्स। इससे ऊपर 11th नंबर का जो चैप्टर है वहां पर भी एक सेक्शन है। और इससे पहले जो चैप्टर है 10 मैं इसको बताऊंगा, अभी इसका नाम बताऊंगा। चैप्टर 10 ये देखेंगे तो ये है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन कैसे होगा भैया, वो तरीके यहां पर बताए गए। और इससे पहला जो चैप्टर है चैप्टर 9 वहां पे है ऑफ विटनेस। ऑफ विटनेस का मतलब कि विटनेस कौन होगा, कौन कंपिटेंट विटनेस होगा, कौन गवाही दे सकता है, कौन गवाही नहीं दे सकता। जैसे कि जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मैंने बताए शैल नॉट बी प्रूव्ड वो इसी चैप्टर में फॉल करते हैं। चैप्टर 128 से लेकर 134 इसी चैप्टर में आता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चैप्टर 10 तक हम पहुंच गए और उनका हमें नाम पता चल गया। तो अब बच गए इससे आगे चैप्टर 8। ये सब पार्ट 4 के चैप्टर हैं और चैप्टर 6 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दो ही तो चैप्टर बचे, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 किसकी बात करता है? चैप्टर 7 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। चैप्टर 7 में दो बातें हैं जिनको हम दो तरीके से समझते हैं। पहली बात तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है चैप्टर 7 और साथ के साथ प्रिजम्पशंस की भी बात करता है। क्यों? क्योंकि प्रिजम्पशंस उपधारणाएं कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज कर देती है या ओनस को शिफ्ट कर देती हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक। इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रिजम्पशंस की जो सेक्शंस हैं उनको एक ही चैप्टर में रखा गया है और ये सेक्शंस जाती हैं 104 से लेकर 120 तक। इस चैप्टर 7 में कितनी सेक्शंस हैं और ये क्या बात करती हैं? या तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगी या फिर बात करती हैं ये प्रिजम्पशंस की। अब मैं आपको लाना चाह रहा था फाइनली घुमाकर प्रिजम्पशंस पर उपधारणा। उपधारणा कहती क्या है? 3 तरीके की उपधारणाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकेगा। एक होता है शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा ही करेगा कोर्ट। और एक होता है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। वहां उपधारणा कोर्ट करेगा ही करेगा और रिबट करने की भी परमिशन नहीं। मे प्रिज्यूम का मतलब एक फैक्ट को अगर प्रूव कर दिया गया तो कनेक्टेड जो दूसरा फैक्ट है उसको प्रूफ मान सकता है कोर्ट। सकता है का मतलब मर्जी है उसकी, मान ले प्रूफ दूसरे फैक्ट को। मर्जी है कह दे कि भाई आप फॉर्मल एविडेंस लेके आओ, मैं प्रूफ नहीं मानता हूं। तो एक्चुअल में मे प्रूव, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, इट मींस प्रिजम्पशंस, उपधारणाएं एक तरीका है किसी फैक्ट को प्रूव करने।
तो जो लास्ट तरीका बच गया, जिसको मैं अभी कह रहा था कि एक और तरीका बचेगा, वो कहां पर है? वो है चैप्टर 7, पार्ट 4 का पहला चैप्टर, जो बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से जाना जाता है। उसी के अंदर प्रिजम्पशंस है। तो प्रिजम्पशंस से भी किसी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। मैं प्रिज्यूम में एक देखिए, प्रिजम्पशंस कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती कि आप सीधे सीधे किसी फैक्ट को प्रिज्यूम कर लो। देखिए, पोक्सो एक्ट में एक ऐसी प्रिजम्पशन है जो इंडिपेंडेंट प्रिजम्पशन है, वो कभी ना कभी तो चैलेंज होगी, ये नोट करके रखना। अगर किसी एक्यूज के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन हो गया है, तो अब मान लिया जाएगा कि वो उसने ऑफेंस किया है केवल प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाने मात्र से। अब सारे के सारे बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर, सारे का सारा ओनस एक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो गया, प्रोसिक्यूशन के ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं। केवल पोक्सो में एक देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट टाइप की प्रिजम्पशन है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट प्रिजम्पशन नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि प्रोसिक्यूशन को या किसी पार्टी को जिसे छूट दी गई कि उसकी तरफ से प्रिज्यूम किया जा सकता है, तो पहले एक फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा फॉर्मल एविडेंस से। देन दूसरा फैक्ट जो किसी उस सेक्शन में बताया गया है कि इसकी प्रिजम्पशन की जा सकती है, केवल और केवल उस दूसरे फैक्ट की प्रिजम्पशन की जा सकती है और प्रूव माना जा सकता है। बट पहला फैक्ट, कनेक्टेड फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो मे प्रिज्यूम है, चाहे वो शैल प्रिज्यूम है, चाहे वो कंक्लूसिव प्रूफ। अंतर इतना है कि एक फैक्ट प्रूव कर दिया तो कुछ सेक्शंस में बोला है कि अब कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं चलेगी, कोर्ट को दूसरे फैक्ट को, कनेक्टेड फैक्ट को प्रूव मानना ही पड़ेगा, तो उसे कहते हैं शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा ही। तो प्रिजम्पशन के बाद तरीके से भी किसी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। अब देखिए चैप्टर 8 में क्या बच गया, यहां पर एस्टोपल है दोस्तों। एस्टोपल की केवल और केवल 3 सेक्शंस हैं, 121, 122 एंड 123। इसके बाद में सीधे हम पहुंच जाते हैं चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस, और ये शुरू हो जाती है 124 से। तो भैया मैंने फिर ये 128 से क्या बताया था, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है जिन फैक्ट को प्रूव नहीं करने दिया जाएगा, शैल नॉट बी प्रूव्ड, ये ऐसे फैक्ट हैं यहां से लेकर यहां तक। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फैक्ट ऑटोमेटिक प्रूव मान लिए जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि प्रूव्ड करने के तरीके कितने हैं? वही तरीके हैं गिने चुने जो भी पीछे मैंने बताए, और इनमें से किसी भी तरीके में ये सेक्शंस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस फॉल नहीं करते हैं। इट मींस ये फैक्ट ऐसे हैं कि इनको प्रूव करने ही नहीं दिया जाएगा, बिना इनके प्रूव किए ही काम चलाइए। ये नॉट प्रूव्ड हैं फैक्ट। तो तीसरी कैटेगरी है नॉट प्रूव्ड, उसमें ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस आते हैं। दो कैटेगरी है ना, एक प्रूव्ड, एक डिसप्रूव्ड, एक नॉट प्रूव्ड। तो प्रूव्ड वो जो इन तरीके से प्रूव कर दिया गया, जिसकी एग्जिस्टेंस को बता दिया गया कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और ये बता दिया गया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इट मींस इस फैक्ट को डिसप्रूव कर दिया गया। अब जो फैक्ट ना तो प्रूव हुआ ना डिसप्रूव हुआ, ऐसे फैक्ट को बोला जाता है नॉट प्रूव्ड। तो आपसे पूछ ले कि वो फैक्ट बताइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नॉट प्रूव्ड कहां लिखे हैं फैक्ट, तो ये जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं यही ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप नॉट प्रूव्ड कहेंगे, क्योंकि इनको प्रूव करने की परमिशन ही नहीं दी गई और जुडिशियल नोटिस इनका हो नहीं सकता। अर्थात ये फैक्ट ऐसे हैं जो नॉट प्रूव्ड हैं। तो इनको कभी आप कहने लगोगे ये प्रूव्ड मान लिए गए हैं, ऐसा नहीं है, ये परमिशन ही नहीं दी गई है। आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, और ये ओवरव्यू आपने पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का देख लिया। और मैं आपको बताऊं, अभी आप कहोगे कि जी आप तो केवल 63 सेक्शंस तक ही बताए कि आपने इतना पढ़ा है। नहीं दोस्तों, पिछली वीडियोस में आपने कितनी सारी सेक्शंस देखी। 170 जो लास्ट सेक्शन है ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, ऑलरेडी पढ़ा दिया है हमने आपको। इसके बाद में पिछली सेक्शंस देखिए, 137 हमने पढ़ा दिया, 149 पढ़ा दिया, 158 पढ़ा दिया, और कई सारी सेक्शंस बीच में आ गई होंगी जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जो लगातार देख रहे हैं
उनको पता होगा कि हमने कितना पढ़ा। तो अब नियर फ्यूचर में ही जल्दी ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड होने वाला है और उसके बाद फिर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्यायिक संहिता दोनों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं 24 घंटे के बाद वीडियोस का अगर एक्सेस चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल बात करेंगे जुडिशियली नोटिशिएबल फैक्ट्स। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।